नमस्कार साथियों। यूपीएसआई की तैयारी में मूल विधि और संविधान पढ़ते समय हमें कई सारे लीगल केसेस मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ उन सिलेक्टेड लैंडमार्क केसेस को डिस्कस करेंगे जिनका जिक्र पिछले पेपर्स में बार बार हुआ है। कुछ अदालती फैसले ना सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं होते, वो एक तरह से कहानियां होती हैं जो एक राष्ट्र के तौर पर हमारी पहचान को गढ़ती हैं। ये केस सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है, ये तो भारत के विकास की कहानी के मील के पत्थर हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं आजादी के ठीक बाद से। 1952 का एक केस, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार। सरकार ने कहा तेज न्याय चाहिए और एक स्पेशल कोर्ट बना दी। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है, पर पेंच ये था कि सरकार खुद तय कर रही थी कि इस स्पेशल कोर्ट में किसका केस जाएगा। अच्छा, मतलब भेदभाव की गुंजाइश थी। बहुत ज्यादा। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार को बहुत मजबूती से लागू किया। कोर्ट ने साफ कहा, कानून सबके लिए बराबर है, आप सुविधा के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते। और इसके बाद 1959 में एक ऐसा केस आया जिसपे तो फिल्में तक बनी है। के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य। एक नेवी ऑफिसर जिसने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी। पर ये एक हत्या का मामला था, इससे पूरी जूरी सिस्टम कैसे खत्म हो गई? यही तो इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, नानावटी को मीडिया ने एक सम्मानित हत्यारा जैसा बना दिया था, एक हीरो की तरह। और जूरी, जो आम नागरिकों से बनी होती है, वो इस पब्लिक ओपिनियन से बुरी तरह प्रभावित हो गई। उन्होंने नानावटी को दोषी नहीं माना। अच्छा। यही सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जूरी सिस्टम भावनाओं और मीडिया ट्रायल से भटक सकता है। तो इसी एक केस के बाद भारत में जूरी सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। वाह, मतलब एक केस ने न्याय करने का तरीका ही बदल दिया। अब जरा देश की सीमाओं पर चलते हैं। 1960 का बेरुबारी यूनियन केस। एक समझौते के तहत भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाना था। क्या सरकार ऐसा कर सकती है? यही बड़ा सवाल था। तब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी सरकार सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव समझौते से देश की जमीन का टुकड़ा किसी और को नहीं दे सकती। तो फिर रास्ता क्या था? रास्ता था संविधान। कोर्ट ने कहा, अगर ऐसा करना है तो संसद को बाकायदा संविधान में संशोधन करना होगा। इस फैसले ने तय कर दिया कि देश की सीमाएं कार्यपालिका की मर्जी से नहीं बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया से तय होंगी। और यहाँ से शुरू होती है वो बड़ी बहस, संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच की। 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सवाल बहुत सीधा था, क्या संसद लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन सकती है? और सुप्रीम कोर्ट का जवाब था एक मजबूत नहीं। कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, कहा कि मौलिक अधिकार पवित्र हैं, संसद उन्हें छू भी नहीं सकती। लेकिन इससे तो सरकार और न्यायपालिका में सीधी टक्कर हो गई। बिल्कुल। सरकार का तर्क था कि समाज के विकास के लिए कानून बदलने पड़ेंगे, और अगर मौलिक अधिकार आड़े आए तो ये टकराव तो होना ही था। तो इसी टकराव का नतीजा था भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा केस, 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 13 जजों की बेंच, 68 दिनों तक सुनवाई। यहाँ कोर्ट ने अपना पुराना सख्त रवैया बदला क्या? हाँ, कोर्ट को शायद एहसास हुआ कि टकराव से देश नहीं चल सकता, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। एक ऐसा सिद्धांत दिया जो संविधान में कहीं लिखा भी नहीं है, मूल संरचना का सिद्धांत, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा, ठीक है, संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन उसकी नींव, उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। लेकिन ये मूल संरचना है क्या? ये तो काफी वेग लगता है। बिल्कुल, और यही इस फैसले पर आज तक बहस होती है। आलोचक कहते हैं कि ये जजों ने अपनी शक्ति का विस्तार किया, लेकिन समर्थक मानते हैं कि अगर ये सेफ्टी नेट ना होता तो कोई भी बहुमत वाली सरकार संविधान की आत्मा को ही बदल सकती थी। जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता। हाँ, या कानून का शासन। ये न्यायपालिका का ऐलान था कि संविधान की आत्मा अजेय है। और कानून के शासन की बात आपने की, तो अगला केस ठीक इसी पर था। 1975 इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। एक प्रधानमंत्री के चुनाव को ही अदालत ने रद्द कर दिया। सोचिए क्या भूचाल आया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कानून का शासन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, और इसका मतलब है कि कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। इस एक फैसले ने तो न्यायपालिका की आजादी का परचम लहरा दिया। बिल्कुल।
फिर इमरजेंसी के बाद 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला आया। सरकार ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था ये तो व्यक्तिगत आजादी पर सीधा हमला था। और इस केस ने अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को हमेशा के लिए बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीवन है। और किसी भी व्यक्ति की आजादी छीनने की प्रक्रिया न्याय संगत, निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए। यहीं से अनुच्छेद 21 का दायरा इतना बड़ा हो गया कि आज स्वच्छ हवा का अधिकार, निजता का अधिकार सब इसी के तहत आते हैं। तो एक तरफ कोर्ट नागरिकों के अधिकारों का दायरा बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ संसद की शक्तियों पर लगाम भी कस रहा था। जी, 1980 का मिनर्वा मिल्स केस इसी की एक और मिसाल है। सरकार ने 42वें संशोधन से संसद को असीमित शक्तियां देने की कोशिश की थी। फिर से मूल संरचना का सिद्धांत काम आया होगा? बिल्कुल। कोर्ट ने फिर से अपने मूल संरचना के हथियार का इस्तेमाल किया और कहा कि संसद की संशोधन करने की शक्ति सीमित है, असीमित नहीं। अब एक ऐसे केस की बात करते हैं जिसने समाज और राजनीति दोनों में तूफान ला दिया था। 1985 शाह बानो केस। एक 62 साल की तलाकशुदा मुस्लिम महिला जिन्होंने सिर्फ गुजारा भत्ता मांगा था। और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 हर भारतीय नागरिक पर लागू होती है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। ये एक मानवीय फैसला था। हाँ, पर इस पर एक बड़ा विवाद भी तो हुआ था। एक पक्ष का कहना था कि ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। हाँ, और इसी फैसले के बाद सरकार ने संसद में एक नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। लेकिन इस एक केस ने समान नागरिक संहिता पर एक ऐसी राष्ट्रीय बहस छेड़ दी जो आज तक जारी है। इसके ठीक बाद 1986 में दिल्ली में एक गैस लीक हुई और एमसी मेहता अदालत पहुंचे। और इस केस ने भारत में पर्यावरण कानूनों की दिशा ही बदल दी। यहाँ कोर्ट ने एक जबरदस्त सिद्धांत दिया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी पूर्ण दायित्व। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? आसान भाषा में, पहले कंपनियां कह सकती थी कि हमने तो पूरी सावधानी बरती थी, ये एक हादसा था। लेकिन इस फैसले के बाद कोर्ट ने कहा, नहीं, अगर आप जहरीली गैस जैसा खतरनाक काम कर रहे हैं तो कोई बहाना नहीं चलेगा। मुनाफा आपका तो जोखिम भी 100% आपका। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। इसने कंपनियों को लापरवाह होने से रोकने के लिए एक बहुत मजबूत कानूनी हथियार बना दिया। और 90s के दशक में आरक्षण की राजनीति गरमाई। 1992 का इंदिरा साहनी केस, जिसे हम मंडल आयोग केस के नाम से जानते हैं। यहां भी कोर्ट ने एक संतुलन बनाने का काम किया। उन्होंने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को सही ठहराया, लेकिन 2 बड़ी शर्तें भी लगा दी। क्या थी वो शर्तें? एक, क्रीमी लेयर यानी पिछड़े वर्ग के संपन्न लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। और 2, कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब सामाजिक न्याय और समान अवसर के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश। बिल्कुल। और जहां कोर्ट सामाजिक संतुलन बना रहा था, वहीं वो नागरिकों के निजी अधिकारों की भी रक्षा कर रहा था। 1994 का आर राजगोपाल केस। क्या ये भारत में निजता के अधिकार की पहली बड़ी आहट थी? आप कह सकते हैं। इसी केस में कोर्ट ने पहली बार साफ तौर पर माना कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इस फैसले ने आज के डिजिटल युग में हमारी प्राइवेसी की लड़ाई की नींव रखी थी। और उसी साल 1994 में एक और फैसला आया जिसने केंद्र और राज्यों के रिश्ते को नई परिभाषा दी, एसआर बुम्बई बनाम भारत संघ। हाँ, ये अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से जुड़ा था। केंद्र सरकार जब चाहे राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती थी। तो कोर्ट ने इस पर क्या रोक लगाई? कोर्ट ने कहा, अब ऐसा नहीं चलेगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कोर्ट ये देखेगा कि कारण जायज थे या नहीं। इस एक फैसले ने भारत के संघीय ढांचे को कमजोर होने से बचा लिया। फिर 1997 में आया विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का फैसला, जो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा था। इस पर तो कोई कानून ही नहीं था। और जब विधायिका खामोश हो तो न्यायपालिका को आगे आना पड़ता है। कोर्ट ने खुद गाइडलाइंस बनाई, जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश कहा गया। और ये गाइडलाइंस तब तक कानून बनी रहीं जब तक 2013 में संसद ने इस पर बाकायदा एक्ट नहीं बना दिया। ये न्यायिक सक्रियता का एक बेहतरीन उदाहरण है। 2013 के लिली थॉमस फैसले ने तो सीधे राजनीति पर चोट की। दागी नेताओं को लेकर कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हाँ, कोर्ट ने कहा कि 2 साल से ज्यादा की सजा होते ही सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। इसने एक शॉक ट्रीटमेंट तो दिया। लेकिन क्या इसका असर जमीन पर उतना हुआ है? सवाल वाजिब है। हम देखते हैं कि पार्टियां अक्सर सजा पाए नेता के किसी रिश्तेदार को टिकट दे देती हैं।
तो कानूनी रोक लगी, पर इसका राजनीतिक तोड़ भी निकाल लिया गया। अब आते हैं हाल के उन फैसलों पर जिन्होंने हमारी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। 2017 जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस और निजता का अधिकार। ये एक युगांतरकारी फैसला है। 9 जजों की संविधान पीठ बैठी और सबने एक मत से सर्वसम्मति से कहा कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक स्वाभाविक और अभिन्न हिस्सा है। मतलब प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ एक आम इंसान के लिए? क्या सरकार हमारी कोई जानकारी नहीं रख सकती अब? और 2018 में आया नवतेज सिंह जौहर का फैसला, जिसने आईपीसी की धारा 377 के एक हिस्से को रद्द कर दिया। इस फैसले में कानून से ज्यादा इंसानियत की गूंज थी, है ना? हाँ, कोर्ट ने कहा इतिहास को LGBTQ+ समुदाय से माफी मांगनी चाहिए और ये भी कहा कि प्यार अपराध नहीं है। सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की एक बहुत बड़ी जीत थी। और अंत में 2019 का अयोध्या भूमि विवाद, देश का सबसे पुराना और शायद सबसे संवेदनशील मामला। हाँ, और फैसले में संतुलन बनाने की कोशिश साफ दिखती है। कोर्ट ने पुरातात्विक सबूतों के आधार पर विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी, लेकिन साथ ही न्याय के सिद्धांत पर मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का भी आदेश दिया। मतलब कोर्ट ने एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जिससे देश में सौहार्द बना रहे। इन 18 मामलों का सफर देखने पर यह साफ होता है कि कैसे हमारी न्यायपालिका ने समय समय पर समानता, स्वतंत्रता और न्याय के दायरे को बढ़ाया है। ये सिर्फ कानून की कहानी नहीं है, ये एक बदलते हुए भारत की कहानी है।